कल्पनीय है, लेकिन सिर्फ हम अपना पावर छोड़ दें, हम अपना भूल गए कि हमारे पास कितना पावर है। आप एक बार डेयरिंग करके तो देखिए, एक बार साहस करके तो देखिए, आएगा तो आपका साथ देगा। और अब हम हैं आपके साथ, डॉक्टर अभिषेक हैं, आदरणीय सर हैं, आदरणीय स्वयं सर हैं, सभी लोग हैं, और ग्रोथ स्ट्रीट ऐप भी है आपके पास। इसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अभी हम लोग व्हाट्सएप पर करते थे, इसमें जो आज इसका मेरे ख्याल से वीडियो शूट हो रहा है, इस लेक्चर का आज का जो भी प्रोग्राम होगा 2 दिन का, ये सब आपको ग्रोथ स्ट्रीट ऐप पर मिलेगा, वहाँ जाकर सुन सकते हैं। मेरी सीरीज भी अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसमें मेरा कोई बेनिफिट पार्ट नहीं होता है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी महंगी सीडी और मेरा कोई बेनिफिट पार्ट नहीं है उसमें। और मैं कभी इसको बेचता नहीं हूँ, कभी अपने ज्ञान को बेचना नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूँ, मैं अपने छोटे से क्लिनिक पर ही अपने सेटअप पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गुरुकुल शिष्य परंपरा पर्सनल, उससे मैं उनको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, नाड़ी ज्ञान, उदर परीक्षण, जिस प्रकार से मैं अपनी लेक्चर कर रहा हूँ, पूरा डायग्नोसिस करने का तरीका, ये सब वहाँ पर बच्चे आकर सीखते हैं, डॉक्टर सीखते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं और सीख रहे हैं। तो हमारी अभिषेक जी की और सभी लोगों की यही इच्छा है कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ें। हाँ, कम से कम 1 साल, 1 साल से कम में हमें आएगा तो आप ही नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि फिर कैसा होगा कि आप छर बन जाओगे। तो वो नहीं होना चाहिए ना, प्योर कोई भी है। मेरे पास आइडिया क्या आता है, क्लोरोपेडिक्लोल एस्पिरिन ले रहा है, मेडिकल ले रहा है, फलाना ले रहा है, क्लोरोथाइजाइड ले रहा है, सब पहले दिन से बंद। डेयर कर सकते हो आप? कब कर सकते हैं? जब हमारा निदान पक्का होगा। दिस इज द पित्त जनित रोग, दिस इज द वात जनित रोग, दिस इज द कफ जनित रोग, दिस इज द सन्निपात जनित रोग, और इनमें भी कृम्य हृदय रोग। कितने लोग विश्वास करते हैं कि कृम्य हृदय रोग होता है? सबको हाथ उठाना चाहिए। चिकित्सा के बिना तो चिकित्सा ही नहीं है कोई भी। इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट में कृमि पाए गए, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो जिनको साक्ष्य प्रत्यक्ष अल्प होता है, तो अप्रत्यक्ष अनल्प होता है। हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष बहुत अल्प है। हम इस हॉल में देख सकते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है वो अनुमान से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते। तो हमें प्रत्यक्ष पर ज्यादा फोकस ना करते हुए अनुमान पर, युक्ति प्रमाण पर चलना चाहिए। जो चरक जी है उन्होंने तो युक्ति प्रमाण सबसे ज्यादा बोला है, उसका यूज करते हैं तो फायदा भी होता है। देखिए वो डॉक्टर साहब दूर बैठे थे, 700-800 किलोमीटर दूर, उनको रिलीफ हो गया। तो ये डेयरिंग कब आती है? जब आप बहुत सारे पेशेंट्स पर ट्रायल कर चुके होते हैं, बहुत सारी रिसर्च कर चुके होते हैं, और रिसर्च में प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो फंड नहीं होता है, दूसरा पेशेंट को पता भी नहीं चले कि उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और रिसर्च भी हो जाए आपकी, उससे पैसे भी निकाल लें, आपके सारे एक्सपेंस भी निकाल लें, तो और प्रॉफिट भी आना है। ये सारी चीज़ों को करना बहुत मेंटल स्ट्रेस का फील होता है। एक्चुअली बहुत गेम है, एक्चुअली चेस जैसा गेम है, आयुर्वेद प्रैक्टिस में चेस जैसा गेम है। आयुर्वेद को मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ जैसे आप गिटार बजा जाते हैं ना, गिटार जब तक आप बजाओगे नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाड़ी सिखा दो, मैं नाड़ी पकड़ो तो पहले आप खुद की नाड़ी 10 बार देखो, घर में देखना सीख जाओ, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों सीखना है नाड़ी, मुझे समझ में नहीं आता। चरक ने एक्सप्लेन किया कि नाड़ी से ऐसा डायग्नोस हो जाता है, फिर क्यों नाड़ी के पीछे पड़ना है? उन्होंने बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से, स्वीट तरीके से, बहुत सिंपलीफाई करके सिम्टम्स लिखे, लक्षण लिखे। सिर्फ उन लक्षणों को हमें समझना है, और वो लक्षण किस एरिया में फिट बैठते हैं, किस चैप्टर में फिट बैठते हैं, किस व्याधि में फिट बैठते हैं, उसको सिर्फ पिक कर लेना। वो अंडरस्टैंडिंग आ गई। जैसे मैंने अभी हाइपरटेंशन के बारे में बताया, अब जाके एक बार बात करते जो पढ़िए, निदान में बात करते जो पढ़िए, उसके लक्षण पढ़िए,
और बात करते जो चिकित्सा स्थान में पड़ी उसमें द्राक्षा की कसाई दिया तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वाह, आपके मुंह से निकले। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं समझते हैं तो आगे बढ़ने का हमें तरीका मिल जाता है, जरिया मिल जाता है। और बैकअप के लिए हम लोग उपलब्ध हैं पूर्ण रूप से। जितने लोग मुझे पहले सुन चुके हैं या जानते हैं, मेरे ख्याल से मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको रिप्लाई नहीं किया होगा मैंने। मैं जिनको नहीं भी जानता हूँ जो रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं उनको रिप्लाई जरूर करता हूँ और उनको फायदा भी होता है। वो बाद में मुझे रिप्लाई करके बोलते हैं कि सर ये बताया था आपने, मुझे फायदा हो गया। तो ये आगे हमें इस चीज को बढ़ाना है। हम सब आगे एक साथ मिलकर चलेंगे तो ये आराम से हम मिशन को 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमें वो चीज छोड़नी पड़ेगी। क्या यहाँ पर बहुत सारे चिकित्सक भी हैं जो जीपी छोड़कर पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गए। डॉक्टर पंकज जी पंजाब से पहली बार शायद आप भोपाल में सुनने आए, भोपाल में लेक्चर अटेंड किया था सर ने। उसके बाद में उन्होंने पूरा शिफ्ट कर लिया। मैं इनका भी आपको अभी 1-2 मिनट का टेस्टिमोनियल्स करवाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं इस चीज को। इससे हम प्रोत्साहित होते हैं, वो बहुत जरूरी है। आए ताली बजा के चले गए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। खाना कैसा है, खाना अच्छा है, खाना खाया, कुछ नहीं होने वाला उससे। खाना तो रोज खाते हैं। तो उनका भी मैं सुनवाऊंगा उसके बाद में, और भी जो लोग मुझे जानते हैं उन सबके बारे में आपको सुनवाता है। तो अब बात हो गई हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई। अब लेकिन चूंकि जो पेशेंट आया उसको स्वेलिंग हो गई किडनी में, मतलब उसकी जो रीनल इम्पेयरमेंट शब्द होता है वो हो गया। तो क्या होगा सबसे पहले, क्या होगा सबसे पहले? सबसे पहले जितने भी रोगी आपके आसपास या आपके पेशेंट्स हैं, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, उनको इस प्रकार उनकी चिकित्सा शिफ्ट करने की कोशिश करिए और उनका यूरिन रूटीन जरूर करवा दीजिए। क्योंकि पहली कंडीशन जो रीनल फेलियर की है वो है एल्ब्यूमिन, प्रोटीन यूरिया। तो सबसे पहले यदि एल्बुमिन या प्रोटीन ट्रेस होना शुरू हो गए, उस कंडीशन में भी आप उसको पूर्ण रूप से बचा सकते हैं। उसको किसी भी प्रकार के कोई भी रीनल फेलियर में जाने का कोई चांस नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए और वो पेशेंट को कहीं रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, ये उससे ज्यादा दिमाग में बिठा लीजिए। रीनल फेलियर में पहले प्रोटीन यूरिया कंप्लीट करता हूं, फिर रीनल फेलियर कर रहा हूं। इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, कई बार नेफ्राइटिस भी कुछ लोग बोल देते हैं। क्योंकि ओवरऑल किडनी में हो गया है, नेफ्रॉन्स में हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। टिस जहां पर शब्द आएगा उसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन तो है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या होगा? एग्जैक्टली राइट आंसर, पित्त बढ़ गया। टिस जहां पर आ रहा है वहां पर आप दिमाग में डाल दो, चाहे वो अपेंडिसाइटिस हो, कोई सा भी टिस हो, वहां पर पित्त इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, तो पित्त इन्वॉल्वमेंट जैसे ही हो तो उसकी चिकित्सा क्या है? मैं आप लोगों से ही बोलता हूं, याद हो जाएगा। ऑटो में कर दूंगा। सुश्रुत क्या कहते हैं? रक्तमय रोगाधिकार, भेषज रत्नावली, किसी ने पढ़ा है? मैं बताता हूँ उसके बारे में। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, उसके बाद में समझ में आया कि फेल्योर कहाँ है। फेल्योर ये कि रक्त मोक्षण नहीं करते, रीनल फेल्योर या प्रोटीन यूरिया के पेशेंट्स डरते हैं। तो सबसे पहला जो चिकित्सा सूत्र वो यही है कि जलोका श्रंत अलावु सिराया मोक्षण हुआ, मतलब रक्त मोक्षण करें किसी भी रूप में करें या चिकित्सक के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। आप चाहे जलोका लगाइए, चाहे आप अलावु करिए, चाहे आप सिरावेद करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है। क्या करना है, कितना करना है? अब देखिए हमारे आचार्यों ने हम पर कितना विश्वास किया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है। उनके साथ विश्वासघात हमने कर दिया, उस पर से स्क्वायर लगा दिया, विश्वास स्क्वायर। हाँ, रक्त बिनहरे प्राज्ञो विवज्जतु बलाबलम, मतलब कितना रक्त मोक्षण करना है रोगी के बल अबल के साथ, कितना बल के अनुसार आपको रक्त मोक्षण करना है।
उसके बाद क्या कहते हैं, विरेचनम स्वेदनम च वाष्प स्वेदनम स्वेदनमेव वा, मतलब वाष्प स्वेद मैंडेटरी और विरेचन करना। हमने इस पर रिसर्च की, ट्रायल्स की, क्लिनिकल। मैं आपको बताऊं कि ब्लड विरेचन हमने रीनल फेलियर के पेशेंट्स में करवाए। एक बार जब हम कराते हैं, हमने जब विरेचन करवाए कई पेशेंट्स का, तो 1 पॉइंट क्रिएटिनिन कम आ जाता है। तो किसी का 4 है तो 3 आ जाएगा, कुछ लोगों के और ज्यादा कम आ गया। लेकिन जो मैं हमेशा फेलियर पे बात करता हूँ, मिनिमम पे बात करता हूँ। सक्सेस तो हर कोई बोलता है, सक्सेस भी बताऊंगा, लेकिन मिनिमम 1 पॉइंट तो कम होता ही है। किसी का 2 हो गया, किसी का 3 कम हो गया, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कम आ गया और उसको बताते कि हम ट्रीट कर रहे हैं, एक्चुअली होता नहीं। लॉन्ग टर्म फॉलो शुड बी मैंडेटरी, वो मैंडेटरी होना चाहिए। आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाके देखेंगे, मैं 9 महीने पुराना, 1 साल पुराना सबके फॉलोअप जरूर डालता हूँ, तभी तो पता चलेगा पेशेंट ठीक हुआ था कि नहीं हुआ। फिर क्या बोलते हैं, मूत्र प्रवर्तकम यत् स्याद्यात् शोणित शोधनम, मतलब मूत्र प्रवर्तक दवाएं देनी है, लेकिन वो मूत्र प्रवर्तक दवा ऐसी हो जो शोणित शोधन हो, रक्त शोधक हो। पोषणम यच्च धातुनाम यच्च बनिहि प्रतिदिनम, मतलब पोषण होना चाहिए, बल होना चाहिए, धातुओं को बल देने वाली होनी चाहिए, और अग्नि दीपक। ठीक है, अब मैंने जो बात की थी वहां पर डायबिटीज में कटुतिक्त कषाय की, बहुत सारे लोग इसमें भी वही फंडा चालू कर देते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो बोलते हैं शुगर कम करनी है। तो जितने भी कटुतिक्त कषाय रस हैं वो सारे शीतवीर हैं अधिकतर, और सारे स्तंभक हैं। स्तंभक है तो वात प्रकोप, शीतवीर है तो वात प्रकोप। इसलिए हमारे चिकित्सा सूत्र में क्या लिखा, बन्ही प्रदीपनम, अग्नि प्रदीपक होना चाहिए, अग्नि मान करने वाला नहीं होना चाहिए। अन्नपान औषधम हृदयम वृक्क रोगेषु योजयेत्, ऐसी औषधि, ऐसा आहार देना है जो हृदय हो और वृक्क रोग को वृक्क रोग में ऐसे आहार और औषधि की योजना करनी तो हृदय हो, ऐसा उन्होंने बोला। अब इस चिकित्सा सूत्र को समझने में बहुत समय लग गया, क्योंकि हम सब पुनर्नवा पर ही अटके रहे। पूरी आयुर्वेद फैटर्निटी पुनर्नवा पर अटकी हुई, पुनर्नवा बुक्सोर, पुनर्नवा बुक्सोर, बुक्सोर पुनर्नवा, बुक्सोर पुनर्नवा, इसके आगे कोई स्टोरी नहीं। उन्होंने क्लियर लिखा है, मूत्र प्रवर्तक दवाएं हो, लेकिन ऐसी हो जो रक्त शोधक हो। अब इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं, लेकिन हम तो बुक्सोर पुनर्नवा पर अटके हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यूरिन बन नहीं रहा है। हाँ, दूसरी एक और बात बता दूं, जैसे मैं अभी फिर में डायबिटीज को क्लियर किया था ना, वैसे एक चीज और बताता हूँ आपको। रीनल फेलियर मतलब मूत्राघात नहीं होता, ये हमारे दिमाग में डाल दिया। अब जब भी कोई किडनी का पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, मैं भी लगाऊं मूत्राघात पढ़ने। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे मुझे फाइंड आउट हुआ है, बहुत पढ़ने के बाद फाइंड आउट कर पाया मैं चीज़ों, क्योंकि मूत्राघात के 13 टाइप भी जब भी आप पढ़ेंगे एक को छोड़कर, तो उन सब में मूत्र प्रवृत्ति हो रही है। बात कुंडलिका पढ़ेंगे तो क्या होता है, कुंडलाकार मूत्र प्रवृत्ति होती है। मैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की बात कर रहा हूं वहां पर, मैं भी उष्णवात, दाहयुक्त मूत्र प्रवृत्ति, मूत्राति, मूत्रोत्सर्ग, आप 13 के 13 पढ़ के देखिए, सब में मूत्र प्रवृत्ति हो रही है। लेकिन रक्त रोग में क्या हो रहा है, मूत्र उत्पत्ति ही नहीं है। तो बुक्सोर पुनर्नवा क्या करेगा, इसलिए रिजल्ट्स नहीं। इसको कोरिलेट कहां कर सकते हैं, मूत्र क्षय, मूत्रात्मक टाइप किया है, आप वो ले सकते हैं कि मूत्र क्षय हुआ है। क्यों, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब तक जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड कैलिक्स से बाहर आएगा और यूरेटर तक नहीं आ जाएगा, तब तक वो यूरिन नहीं है। तो वहां आ ही नहीं रहा, तो मूत्र प्रवर्तक दवा काम कैसे करेगी, मूत्र दवा काम कैसे करेगी, इम्पॉसिबल। इसीलिए रिजल्ट्स नहीं। हम सब यही गलती कर रहे हैं। हमारे साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक्स देते हैं, अपना डायबिटिक्स लेके आ जाते हैं। हमारा डायबिटिक्स उन्होंने अपना कैल्शियम दिया, अपना कैल्शियम निकाल के ले आते हैं, उन्होंने आयरन दिया, अपना लोहो बस लेके आ गए। अरे फिर प्रूफ हो गया, उनके में कांटे लगे थे, आपके में हीरा लगा है, उनको ही दे देना। तो
न्यूट्रिशनल एनीमिया का केस बिना आयरन के ठीक कर सकते हो आप? दो लोग कर सकते हैं। और कोई? तीन, चार, हाँ आप सुना होगा। हाँ आप मैडम? नहीं वो ठीक है, निदान हो गया। ट्रीटमेंट क्या देंगे? सही पकड़ा है तो उसने। निदान आप अपने हिसाब से कर लेंगे जो भी पेशेंट्स में होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। पेशेंट को किडनी है, अब न्यूट्रिशनल एनीमिया का पेशेंट में किडनी डायग्नोस करोगे क्या? कई बार फाइंड आउट नहीं होता, लक्षण नहीं निकलते। मैं अभी एक केस बताता हूँ आपको। मैं एक केस बताता हूँ आपको। अप्रोच एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए जैसे मैडम ने बोली, अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो आयरन के कॉन्टेक्स्ट में था। एक कभी बच्चा था, मेरे ख्याल से 10 या 12 साल की बच्ची थी या बच्चा तो मुझे याद नहीं, तो न्यूज़पेपर में या मैंने किसी पार्टी का पढ़ा था, तो उसमें उसको बार-बार हीमोग्लोबिन कम हो रहा, बार-बार हो रहा। उसको वो चढ़ा देते थे, फिर से बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, फिर हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रीजन क्या है। टेस्ट वगैरह किए, वो सारे स्लाइड्स वगैरह की कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको कैमरा वाला कैप्सूल आता है आजकल, वो खिला देते हैं, पूरे ब्लड की वो पिक्चर 1 सेकंड में 2 पिक्चर भेजता है लैपटॉप या इस पर। तो मैं सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो उन्होंने वो किया, उसके बाद पता चला कि उसके ड्यूटीनम में किडनी, जिसके कारण उसको एनीमिया होता था बार-बार, और उन्होंने उसको सिंपल उनकी एल्बेंडाजोल वगैरह मेडिसिन भी होती थी, उसके बाद कभी एनीमिया हुआ ही। बैटरी खत्म हो जाएगी। इस बात को हमारे आचार्य ने बहुत पहले की थी, तो हम लोग डायग्नोसिस इस चीज को प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इतनी हिम्मत ही नहीं उठाते कि उसके किडनी के बारे में पूछें। पेशेंट आके कभी नहीं बताता, वो कभी नहीं बोलेगा कि सर मुझे किडनी, कभी गलती से बोल दिया तो बात अलग है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो अदरवाइज हमें ही कुछ पूछना पड़ेगा, हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या टॉपिक था? मूत्र क्षय। तो इसलिए जब रीनल फेलियर है या उसकी पहले की अवस्था है तो वहां पर कभी डायबिटिक्स नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गन है वो ऑलरेडी थका हुआ है, बीमार है। सिंपल है, आपको जॉइंट पेन हो रहा हो, आपकी नी में पेन हो रहा हो, तो आप दौड़ने जाओगे क्या? नहीं जाओगे, उसको रेस्ट देंगे। ऐसे ही हमारा रीनल है, उस समय इंटरमेंट में है, दुर्गा में है, उसके साथ प्रॉब्लम है, और हम उसको और काम पे लगा देते हैं। देखा ना, घोड़े को मार कर दौड़ाते हैं, जब तक चलता है, फिर एक दिन आता है वो बैठ जाता है, जो करना है कर लो, मैं नहीं जा रहा था। तो ऐसा ही हमारे किडनी के साथ होता है। तो डायबिटिक्स देके हम और ज्यादा उसको खराब कर रहे हैं। हमारे आचार्यों ने क्लियर कट बोला, और ये मैंने बाद में पढ़ा, ये थॉट्स मैंने पहले बनाए, प्रैक्टिकल के आधार पर। 2 प्रकार के मूत्रल होते हैं, एक होता है तीक्ष्ण मूत्रल और एक होता है शामक मूत्रल। तीक्ष्ण मूत्रल, शामक मूत्रल। तो इस कंडीशन में जो हमें देने हैं वो शामक मूत्रल देने हैं। तीक्ष्ण मूत्रल कौन कौन से होते हैं? श्वेत परपटी, भस्म, सूर्य छाल, कलमी सोरा, इस प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, ये सारे तीक्ष्ण मूत्रल होते हैं और इनको नहीं देना। हाँ, देना कब है इनको? अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में इनको देना, लेकिन जब क्रॉनिक पेशेंट आया है तो इनको कभी नहीं देना। और ज्यादा डैमेज होता है, शुरुआत में आपको लगेगा कि पेशेंट का क्रिएटिनिन या यूरिया थोड़ा कम हो गया, और फिर और स्पीड से इंक्रीज होता है। जिन लोगों ने ट्रीट किया होगा उनको इस प्रकार का एक्सपीरियंस होगा। तो उसमें शामक मूत्रल देना है। तो रीनल फेलियर में चिकित्सा सूत्र क्या है? किस प्रकार की औषधि देनी चाहिए? एक तो औषधि बल्य होनी चाहिए, औषधि स्निग्ध होनी चाहिए, शामक मूत्रल होनी चाहिए,
लघु स्निग्ध, कंट्रोवर्सी है यहाँ पर, लघु और स्निग्ध। स्निग्ध जो चीजें होंगी वो गुरु होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लघु भी हो, स्निग्ध भी हो, शामक मूत्रल हो, तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए, और रक्त प्रसादक, रक्त शोधक। ऐसे द्रव्यों का जब चयन करोगे तो आपको रेनू फेलियर को सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, और बहुत आसान है। बाप प्रकाश लड्डू बोलिए, प्रियव्रत शर्मा बोलिए, पढ़िए, पढ़ते जाएंगे मिलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इतनी क्या बोलते हैं, मेहनत कौन करेगा, हेडेक। पहले हम कुछ प्रोटीनूरिया के केसेस देखेंगे, फिर प्रोटीनूरिया पे ट्रीटमेंट बताएंगे, तो आपको समझने में मजा आएगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चा 5 साल का, तो ये जो बच्चा सिर्फ 5 साल का, इसको बोलते हैं, जो लोग होंगे वो लोग देखते हैं, मैं सब जानता रहता हूँ उसका। ये 5 साल का बच्चा सार्थक अग्रवाल, और किस्मत से हमारे वाले सर, अधिकतर अदरवाइज मेरे पेशेंट सब बाहर वाले बहुत कम। तो इनको जब आए मेरे पास, इनको पूछा क्या तकलीफ, तो इन्होंने बताया कोई पेशेंट का जो स्टैंडर्ड होता है, आके रिपोर्ट कर देना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि भाई इसके साथ क्या हुआ। मई 2017 में 2017 में पेशेंट बच्चे को आंखों के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो गई, हाथ पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो गई। डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद में सोल्यूशन एल्बुमिन 4+ आया यूरिन में, डॉक्टर्स ने इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम दिया, और उसके बाद में क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको स्टीरॉइड्स शुरू कर दिए गए। स्टीरॉइड्स में वाइसोलोन आप सोच सकते हैं कितना दे सकते हैं बच्चे को 5 साल के। उस बच्चे को 30 mg से शुरू किया, 30 mg, 5 साल का बच्चा दिया, चलो ठीक है, कवर भी हुआ। उसके बाद में रिपोर्ट्स कराए तो एल्बुमिन कम आता गया, फिर टेपर ऑफ किया, अगेन विद इन 1 मंथ अगेन 4+, और ये ऐसा बार बार होता रहा। 2-3 बार होने के बाद वो पेशेंट को समझ में आ गया, और कोई दिल्ली के कोई डॉक्टर हैं, आप लोगों को उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने इसमें बोला है सबको छोड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ में हुआ क्या, पेशेंट को हेपेटोमेगाली क्रिएट हुआ, असाइटिस क्रिएट हुआ, और प्लूरल इफ्यूजन हो गया 5 साल के। क्यों हो गया पता है आपको? और साथ में बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा है, ऐसे फूल के लंबा हो गया, आपको दिख रहा होगा इसमें। ये तो ठीक होने के बाद का है एक्चुअली, वीडियो कवर हो गया, इसके बाद में काफी वेट यूज हुआ इसका, तो उसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। सबसे खास बात, जैसे मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है, पेशेंट को पहले दिन से स्टीरॉइड खुरापन, जब मेरे पास आया तो 30 से 20 पर आ गया, मतलब 3-4 बार लेने के बाद साइकिल में 20 mg स्टीरॉइड पर मेरे पास आया, मैंने बोला आज तो बंद कर दो, पेशेंट ने बंद कर दिया। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है एक पेशेंट का, डायरेक्ट स्टीरॉइड बंद कराना, डायरेक्ट वो जो मेडिसिन पर है, मेडिसिन पर है, क्लोप्रिडोल एस्पिरिन पर है, व्हाटएवर काइंड ऑफ मेडिसिन